सम्राट कुषाण के आर्य महासांगिक संघ की चौथी बौद्ध संगति के बाद गुप्त काल का समय आता है, जिस गुप्त काल को स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। इस स्वर्ण काल पर पक्ष विपक्ष द्वारा सहमति और असहमति दोनों तरह की काफी व्याख्याएं, लेकिन धर्म और अध्यात्म से संबंधित सबसे प्रसिद्ध साक्ष्य इस काल में स्थापित अनेक विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान का पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। इसी स्वर्ण काल में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के देशना यानी शिक्षा के लिए विद्यालयों के संचालन की शुरुआत हुई। साथ ही पूर्व के बुद्ध विहार को भी विद्यालय का स्वरूप देकर संचालित किया गया था, जिसमें ज्ञान विज्ञान का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अवंतीपुर विश्वविद्यालय, तिलहाड़ा, पुष्पागिरी, वल्लभी, जगदाला, सोमपुरा, साम्य, उज्जैन, नवद्वीप विश्वविद्यालय, तवांग विश्वविद्यालय, कनेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्या अध्ययन करने वाले शिक्षण संस्थान थे, जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था, जिसे आज भारत में स्वर्ण काल के रूप में भी सभी लोग याद करते हैं। इस समय तक भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो चुका था और आज के तथाकथित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अधिकतर रूप से विकसित इन शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो रहा होगा और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पठन पाठन इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा अवश्य होता होगा। चलिए इन वैदिक अनुयायियों की संतुष्टि के लिए अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि गुप्त काल के किसी भी गुप्त शासक द्वारा सभी विश्वविख्यात शिक्षण संस्थानों में वेद या संस्कृत या वैदिक संस्कृति से जुड़ा कोई भी साक्ष्य मिला है तो वो जरूर बताएं। अरे भाई, उन विश्वविद्यालयों में विदेशों से भी छात्र शिक्षा लेने के लिए पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे, तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना, उनका भी साक्ष्य तो मिलना चाहिए था ना, क्योंकि आप लोगों के अनुसार आपकी संस्कृति में ज्ञान विज्ञान का अकूट भंडार जो भरा हुआ है, लेकिन उस काल में उस वैदिक संस्कृति के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उनका दूर दूर तक अता पता ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आपके तथाकथित वेद या फिर वैदिक संस्कृति किसी भी शिक्षण संस्थान की खुदाई से नहीं मिला है। अगर गुप्त काल में वैसा कुछ भी लिखा जाता तो आज गुप्त काल में उत्खनन से प्राप्त लिखित साक्ष्य में वैसे ब्राह्मण अभिलेख जरूर मिलने चाहिए थे और आप जैसे विद्वानों को वैसे प्राप्त साक्ष्य को जरूर दिखाना चाहिए था। लेकिन अफसोस, लिखित रूप से पुरातात्विक साक्ष्य को दिखाने के नाम पर आप सभी लोग चुप हो जाते हैं और एक लंबी चुप्पी के बाद किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई आज की पुस्तक को दिखाने लगते हैं। चलिए आपको एक मुद्रा दिखाई देता हूँ जो गुप्त काल का है, जिसे ये ब्राह्मण लोग अश्वमेध यज्ञ कहते नहीं तक रहे। मुद्रा पर एक तरफ घोड़ा है और दूसरी तरफ रानी या स्त्री का चित्र अंकित है। अब घोड़े को देखा नहीं कि अश्वमेध यज्ञ बकबकाने लगे, पहिया देखा महाभारत का रथ बता दिया, बुद्ध स्तूप देखा तो शिवलिंग बता दिया। अरे भाई, कुछ अपना भी तो बताया करो, यूं ही ऐसे दूसरों का हड़प कर अपना बनाना ठीक बात नहीं होती। मुद्रा में जहाँ रानी या स्त्री बनी है वहाँ धम्म लिपि में कान अदगोहन लिखा है। अब इसे पढ़कर क्या ये बताओगे कि ये जो रानी है वो हमारे उस पिताजी की रानी की तस्वीर है और उनके लिए अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, इसलिए ये सब छपा है। जब मुद्रा पर धम्मलिपि में लिखा है और शासक के शासन में विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी सम्यक संस्कृति की होती थी, तो राजा हिंदू कैसे हुआ? राजा वैदिक अनुयायी कैसे हुआ? बड़े अजीब प्राणी हो यार। चलिए गुप्त काल की एक और मुद्रा को दिखा देता हूँ, जिस पर भी धम्मलिपि द्वारा समर्थ गोपद लिखा है। गुप्तकालीन जितने भी सिक्के हैं सभी पर धम्मलिपि का उपयोग है। अब इस मुद्रा पर राजा यहाँ भी अपना नाम धम्मलिपि में लिखवा रहा है और तुम चबूतरे लोग बता रहे हो हिंदू, बता रहे हो वैदिक। राजा अपना नाम गलत लिखवाएगा क्या? राजा को अपना नाम नहीं मालूम होगा? कुछ भी फेंकते हो यार। हमारा समाज अब जाग रहा है और उसे और बेवकूफ मत बनाओ। चलिए गुप्त काल की एक और मुद्रा दिखा देता हूँ। उस मुद्रा पर भी धम्मलिपि में चंद गुप्त लिखा है। इसकी लिखावट का स्वरूप उत्तर गुप्तकालीन धम्मलिपि का है। अब बताओ गपोड़ियों, राजा अपना नाम गलत काहे लिखवाएगा? मुद्रा, सील, अभिलेख सब धम्मलिपि में मिल रहा है, लेकिन है वो तथाकथित वैदिक अनुयायी। अजीब बीमारी लगी है तुम लोगों को चोरी करने की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल तक ब्रह्म वंश को मदद करने वाला एक भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखित एक शिलालेख सांची से मिला, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त वंश के सभी सम्राट सम्यक संस्कृति के पोषक ही नहीं, सम्यक संस्कृति के अनुगामी भी थे। आप लोग सांची से प्राप्त धम्मलिपि के अभिलेख को देख सकते हैं, जिस पर नीचे से चौथी पंक्ति के ऊपर और दाहिनी में चंद्रगुप्त सांची लिखा है। यहाँ भी धम्मलिपि आ गई।
गुप्त काल का समय काफी लंबा रहा है, जिसमें शिक्षा का क्रमिक विकास काफी हुआ था। उसी शिक्षा के क्रमिक विकास की देन है कि गुप्त काल में धम्म लिपि की लिखावट कुछ घुमावदार हो गई थी। ये लिपि लेखन की विकास की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आज भी किसी लिपि लेखन के साथ देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे ये ब्राह्मिक समुदाय के सदस्य किसी के भी इतिहास को हड़प कर अपना बनाने में कितना माहिर है। अगर अभी भी हम नहीं समझे तो ऐसे ही चलता रहेगा और आप अपने पुरखों की विरासत को ऐसे ही दूसरे को हड़पने दोगे, देखते रहोगे पर कुछ कर नहीं पाओगे। कैसे कर पाओगे जब पता ही नहीं होगा कि ये हमारा है तो विरोध कैसा। अगली वीडियो में गुप्त काल के अभिलेखों और शिलालेखों आदि के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें इन चोरों ने चुराया भी और उसके ऊपर अपनी अलग अलग कहानियां लिखकर लोगों को भ्रमित भी किया है।